जय हिंद साथियों। आप सभी का एसपी ठाकुर क्रेजी ट्रिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में भारत में उद्योग। इनको बहुत ही ज़्यादा विस्तार पूर्वक लेके आए हैं। एक ही वीडियो में आपके भारत के सभी उद्योग, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग हो गया, आपका लोहा एवं इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, रेशम उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, जूट या पटसन उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, रेलवे उपकरण उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, वायुयान उद्योग और ऑयल रिफाइनरी। एक ही वीडियो में ये सभी उद्योग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग जानते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भारत का प्राचीनतम उद्योग, तो भारत का प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग, तो भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन सा है? तो आपका सूती वस्त्र उद्योग है। इस उद्योग में सर्वाधिक श्रमिक नियोजित हैं। तो भारत के कौन से उद्योग में सर्वाधिक श्रमिक लगे हुए हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग में लगे हुए हैं। कुल औद्योगिक उत्पादन में योगदान, तो कुल औद्योगिक उत्पादन में सूती वस्त्र का कितना प्रतिशत योगदान रहता है? तो 14% योगदान रहता है। अगर बात की जाए कि जीडीपी में सूती वस्त्र उद्योग का कितना योगदान रहता है? तो 4% रहता है। याद रखोगे आप कि कुल औद्योगिक उत्पादन का सूती वस्त्र उद्योग 14% उत्पादित करता है और कुल जीडीपी का कितना? तो 4% उत्पादित करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो फोर्ट ग्लोस्टर नाम से कोलकाता में स्थापित की गई थी, परंतु यह असफल रही थी। तो याद रखोगे कि भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल कोलकाता में स्थापित की गई थी। अगर बात की जाए कि देश की प्रथम सफल सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो मुंबई में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? तो 1853 में स्थापित की गई थी। और किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो काबस जी नाना भाई डावर के द्वारा भारत की पहली सफल सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। अब जानते हैं भारत के प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र कौन कौन से हैं, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में उद्योगों से संबंधित कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ा जाएगा, सभी को बखूबी आपको बताया जाएगा। जैसे कि मुंबई, तो मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी किसके लिए कहा जाता है? मुंबई के लिए कहा जाता है। अगर बात की जाए कि भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन किस शहर के लिए कहा जाता है? तो अहमदाबाद के लिए कहा जाता है। इसके बाद उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर के लिए कहा जाता है। अगर बात की जाए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर के लिए कहा जाता है। तो ये आप याद रखोगे, ये सभी महत्वपूर्ण हैं कि सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई के लिए कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन तो अहमदाबाद के लिए कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर के लिए कहा जाता है और वहीं पर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर के लिए कहा जाता है। इसके बाद प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्य, तो सूती वस्त्र उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र पहले स्थान पर आता है, उसके बाद गुजरात दूसरे स्थान पर आता है और मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। तो याद रखोगे कि सूती वस्त्र उत्पादक राज्य में प्रथम स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। इसके बाद अगर बात की जाए कि सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें कहाँ पर हैं, तो वो अहमदाबाद में हैं और कितनी है वहाँ पर? तो 117 सूती वस्त्र मिले हैं। तो दोस्तों, ये था आपका सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा आपका कौन सा? लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो अब इसको भी देख लेते हैं। तो इसे मूलभूत या आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसे मूलभूत या आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अन्य उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तो अन्य उद्योगों को कच्चा माल कौन प्रदान करता है? लोहा एवं इस्पात उद्योग करता है। मूलभूत या आधारभूत उद्योग किसके लिए कहा जाता है? तो लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए कहा जाता है। अगर बात की जाए कि भारत का पहला स्टील प्लांट कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो 1870 में पश्चिम बंगाल में रानीगंज में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला स्टील प्लांट रानीगंज 1870 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। वहीं पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को टिस्को की स्थापना कहाँ पर की गई थी?
तो जमशेदपुर झारखंड में की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी मतलब कि टिस्को कहाँ पर है, तो जमशेदपुर झारखंड में है। अब इससे संबंधित फैक्ट जान लेते हैं कि टिस्को की स्थापना कब होती है, तो 1907 में इसकी स्थापना होती है जमशेदजी टाटा के द्वारा। और अगर बात की जाए कि जो टिस्को है वह उत्पादन कब से करना शुरू करता है, तो 1913 से यह उत्पादन करना शुरू करता है। जो जमशेदपुर है वह कौन सी नदी के किनारे है, तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, याद रखोगे। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, तो साकची इसका पुराना नाम है। क्या है इसका पुराना नाम जमशेदपुर का, साकची, साक्षी। और अगर बात की जाए कि जमशेदपुर का नया नाम क्या है, तो टाटा नगर। ठीक है, क्योंकि टाटा नगर वहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदजी टाटा जी के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया है, टाटा नगर कर दिया गया है। इसके बाद विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर है, तो भद्रावती कर्नाटक में है, ये याद रखोगे। सीधे सीधे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1924 में की गई थी। कहाँ पर है, भद्रावती कर्नाटक, भद्रावती कर्नाटक में स्थापित की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला स्टील प्लांट, दक्षिण भारत का पहला स्टील प्लांट, तो दक्षिण भारत का पहला स्टील प्लांट कौन सा था, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि भद्रावती कर्नाटक में स्थापित 1924 में किया गया था। अब जानते हैं स्वतंत्रता के बाद विकास की। स्वतंत्रता के बाद में लोहा एवं आधारभूत उद्योग में कौन कौन से विकास किए गए स्वतंत्रता के पश्चात, तो सबसे पहले द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 3 स्टील प्लांटों की स्थापना की गई थी। कितने स्टील प्लांटों की स्थापना की गई थी, 3 स्टील प्लांटों की स्थापना की गई थी। यहाँ से प्रश्न निकल कर आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इनको अच्छे से पढ़ना और इनके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाना। और अगर आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहीं पर लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप मेरे को मैसेज डाल देना, तो मैं आपको वहाँ पर ब्रॉडकास्ट चैनल में इनके नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। बात करते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे, तो कौन कौन से किए गए थे, तो पहला आपका भिलाई स्टील प्लांट। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहाँ पर है, तो ये भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। दूसरा इसका स्थापना से, तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। तीसरा क्वेश्चन बनेगा इसका उत्पादन वर्ष से, तो 1959 से स्टील प्लांट है जो भिलाई का, उसने उत्पादन शुरू किया था। और जो भिलाई स्टील प्लांट है यह किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। याद रखोगे कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो रूस के सहयोग से की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। जो भिलाई स्टील प्लांट है यह कौन से रेल मार्ग पर स्थित है, तो बॉम्बे कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है। तो बॉम्बे कोलकाता मार्ग पर स्थित कौन सा स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट है। जो भिलाई स्टील प्लांट है इसके लिए कोयले की आपूर्ति कहाँ से की जाती है, तो कोरबा से की जाती है। और अगर बात की जाए कि लोहे अयस्क की आपूर्ति इसके लिए कहाँ से की जाती है, तो डल्ली राजहरा। जो डल्ली राजहरा है या लोहे की खदान है कहाँ पर है, तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। और अगर बात की जाए कि पानी की आपूर्ति भिलाई स्टील प्लांट के लिए कहाँ से आपूर्ति की जाती है, तो तेंदुला नहर है कहाँ पर, महानदी पर। तो क्वेश्चन निकल के आएंगे कि भिलाई स्टील प्लांट के लिए कोयले की आपूर्ति कोरबा से, लोहे अयस्क की आपूर्ति डल्ली राजहरा से जो कि एक खदान है लोहे की दुर्ग छत्तीसगढ़ में। और बात की जाए कि पानी की आपूर्ति तो तेंदुला नहर महानदी से की जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि इस संयंत्र से उत्पादित जो इस्पात का अधिकांश हिस्सा है वह कहाँ पर भेज दिया जाता है, तो विशाखापट्टनम में स्थित है क्या, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो भारत के कौन से स्टील प्लांट का लोहा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के लिए भेज दिया जाता है, तो भिलाई स्टील प्लांट का लोहा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के लिए भेज दिया जाता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है, तो विशाखापट्टनम में है। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दूसरा कौन सा स्टील प्लांट स्थापित हुआ था, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थापित हुआ था। पहला क्वेश्चन, दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में यह स्थापित किया गया था। कब, तो 1956 में। उत्पादन वर्ष तो 1962। किस देश के सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन। तो ब्रिटेन मतलब कि अंग्रेजों का दुर्गा बन करके महारानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई
और इन्होंने ही इनका संहार किया था। तो आप आसानी से रेगुलेट कर सकते हो कि ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन का दुर्गा बन करके इन्होंने संहार किया था। तो दुर्गापुर आप आसानी से याद रख सकोगे। इसके बाद जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है यह कौन से रेल मार्ग पर स्थित है? तो दिल्ली कोलकाता मार्ग पर स्थित है, याद रखोगे। इसके बाद बात करें अगर कि दुर्गापुर स्टील प्लांट के लिए कोयले की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल में कोयले की खदान है। और बात की जाए जल की आपूर्ति तो दामी नदी से की जाती है। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान तीसरा स्टील प्लांट कौन सा स्थापित हुआ था? तो राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित हुआ था। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है? तो सुंदरगढ़ जिला उड़ीसा में स्थापित किया गया था। बात की जाए इसकी स्थापना तो 1956 में। पंचवर्षीय योजना पूछी जाए तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। और बात की जाए कि इसका उत्पादन वर्ष तो इसने 1959 से उत्पादन शुरू किया था। देश की बात की जाए कि राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगर बात की जाए कि कौन से रेल मार्ग पर स्थित है? तो हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। तो राउरकेला स्टील प्लांट कौन सी रेल मार्ग पर स्थित है? हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। राउरकेला के लिए कोयले की आपूर्ति रानीगंज व झरिया से की जाती है तथा पानी की आपूर्ति ब्रह्मणी नदी से होती है। इसके बाद स्टील प्लांट में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से स्थापित किए गए थे? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में आता है बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान की गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो हजारीबाग जिला झारखंड में की गई थी। सन पूछा जाए तो 1966 में इसकी स्थापना होती है। और इसने अपना उत्पादन वर्ष, मतलब कि इसने उत्पादन कब से प्रारंभ किया था? तो 1972 से किया था। किस देश के सहयोग से की गई थी? तो रूस के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं चौथी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में कौन कौन से स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे? तो सबसे पहले सलेम स्टील प्लांट। पहला क्वेश्चन कि सलेम स्टील प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो तमिलनाडु में की गई थी। और जो सलेम स्टील प्लांट है यह कौन से आयरन का निर्माण करता है? तो स्पंज आयरन के निर्माण के लिए कौन सा स्टील प्लांट प्रसिद्ध है? तो सलेम स्टील प्लांट प्रसिद्ध है। स्पंज आयरन के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो स्पंज आयरन की उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहले स्थान पर आता है। वहीं पर बात करें विजयपुर स्टील प्लांट, यह भी चौथी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कर्नाटक में स्थापित किया गया था। और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट यह भी चौथी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जो कि इसी के अंतर्गत है, लोहा एवं इस्पात उद्योग के अंतर्गत, जिसके लिए क्या बोला जाता है शॉर्ट में? सेल, जो कि एक महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। जो वर्तमान चेयरमैन है ये अपडेट नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। इससे पहले ये पहले वाले हैं जो 2021 में थे। अभी वर्तमान में आप 2025 के अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके बाद बात की जाए कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। जैसा कि मैंने आपको बताया यह एक महारत्न कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा समस्त इस्पात कारखाना नियंत्रण किया जाता है। तो समस्त इस्पात कारखानों पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण मतलब कि सेल के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1954 में और मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसके बाद में लोहे एवं इस्पात उद्योग के बाद में तीसरा उद्योग पर बात करेंगे तो एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग जिसमें बात करते हैं कंपनी, प्लांट केंद्र और सहायक देश। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कंपनी में बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी। इसके प्लांट कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में और कोयना महाराष्ट्र में। बाल्को के 2 स्टील प्लांट काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए कि सहायक देश, जो कोरबा छत्तीसगढ़ है यह सोवियत संघ रूस के द्वारा ये दोनों स्थापित किए गए थे। कौन कौन से? कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र। किस कंपनी के अंतर्गत हैं? तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी के अंतर्गत यह कार्य कर रहे हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम उद्योग में नेक्स्ट हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। इसके अंतर्गत रेणुकूट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में केंद्र कार्य कर रहे हैं, जो कि यूएसए मतलब कि अमेरिका के सहयोग से स्थापित किए गए थे। इसके बाद नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जो कि कोरापुट उड़ीसा में इसके केंद्र स्थापित हैं, जो कि फ्रांस के सहयोग से स्थापित किए गए थे।
मालको मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, मैथुर तमिलनाडु में इसके केंद्र चल रहे हैं, जो कि इटली के सहयोग से स्थापित किए गए थे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी ओवरऑल इंडिया की किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपके भारत के सभी उद्योगों को मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो इनको ध्यान से पढ़ना और इनके अच्छे तरीके से नोट्स बनाते जाना। इसके बाद बात करते हैं इंडाल्को इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, जिसमें इसका अलवाय केरल और मुर्रा झारखंड दो केंद्र स्थापित किए गए थे, जो कनाडा के सहयोग से चल रहे हैं। और सबसे लास्ट में है वेदांता। वेदांता का झारसागुड़ा उड़ीसा में केंद्र स्थापित है, जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये था आपका एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग के बाद में बात करते हैं आपका कौन सा, रेशम उद्योग। रेशम उद्योग में तो भारत का रेशम उत्पादन में दूसरा स्थान है विश्व में। तो याद रखोगे कि भारत का रेशम उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो सेकंड स्थान पर आता है। फर्स्ट स्थान पर कौन आता है, तो चीन आता है। बात की जाए कि मुख्य रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक देश का 70% अकेला रेशम उत्पादित करता है। तो देश का प्रथम राज्य कौन सा है रेशम उत्पादन में, तो कर्नाटक है। ठीक है। देश में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से, तो मलबरी जो कि 89% भारत में उत्पादित होता है। इरी रेशम का उत्पादन 8.6%। टसर टसर का कितने प्रतिशत होता है, 2% होता है। और मूंगा रेशम 0.4% होता है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो मैसूर कर्नाटक में है, क्योंकि कर्नाटक में ही कितना अकेला 70% रेशम उत्पादित होता है, जो कि देश में प्रथम स्थान रखता है। अगर विश्व में बात की जाए तो भारत का सेकंड स्थान लगता है रेशम उत्पादन में। फर्स्ट स्थान पर कौन आता है, तो चीन आता है। ये था आपका रेशम उद्योग के बारे में। बात करते हैं अब ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग, तो भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी, तो 1876 में स्थापित की गई थी। प्रमुख ऊनी वस्त्र उत्पादक राज्य में बात की जाए तो पंजाब है। पंजाब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक ऊनी वस्त्र की कारखाने हैं। कितने, 257 पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल और अमृतसर इस उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। तो याद रखोगे आप कि देश में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पंजाब है। और देश की पहली ऊनी वस्त्र की पहला मिल कहाँ पर खोली गई थी, तो कानपुर उत्तर प्रदेश में 1876 में स्थापित की गई थी। ऊनी वस्त्र के लिए 2 प्रकार की ऊन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो कौन से वो 2 प्रकार की ऊन है, तो सबसे पहले पश्मीना ऊन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पश्मीना है तो एक ऊन की किस्म है, याद रखोगे ऊन की एक किस्म है, जो कि पश्मीना एक नस्ल की बकरी होती है, इससे यह ऊन प्राप्त किया जाता है। और जो पश्मीना बकरी है वह कहाँ पर पाई जाती है, तो कश्मीर में पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आएगी ही आएगी, पूछी जाती है ये। इसके बाद अंगोरा ऊन। तो अंडोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, अंगोरा ऊन। अंगोरा ऊन जो कि एक खरगोश की नस्ल रहती है, खरगोश के रोम से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखोगे अंगोरा भी एक किसकी नस्ल है, ऊन की एक नस्ल है। ये था आपका ऊन उद्योग। इसके बाद में ऊन उद्योग के बाद जूट या पटसन उद्योग। जूट या पटसन उद्योग, तो पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, रिसरा पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। कब की गई थी, तो 1855 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। भारत में बात की जाए कि जूट के कितने कारखाने हैं, तो 77 कारखाने हैं, जिसमें से अकेले पश्चिम बंगाल में 69 कारखाने हैं। अकेले पश्चिम बंगाल में कितने कारखाने हैं, 69 कारखाने हैं 77 में से। ठीक है। अतः देश का संपूर्ण जूट उद्योग कहाँ पर संकेंद्रित है, पश्चिम बंगाल में संकेंद्रित है। भारत विभाजन का सर्वाधिक असर इसी उद्योग पर पड़ा है, क्योंकि जो जूट उत्पादक क्षेत्र था वह बांग्लादेश में चला गया और अधिकांश जो जूट मिल हैं वह कहाँ पर रह गई, भारत में रह गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत विभाजन के पश्चात सर्वाधिक असर किस उद्योग पर देखने को मिलता है, तो जूट उद्योग पर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो जमीन थी वह बांग्लादेश में चली गई और जो मिलें थी वह भारत में रह गई। ये जूट उद्योग के बाद में
नेक्स्ट बात करते हैं आपका कागज उद्योग। तो कागज उद्योग, इसको दोस्तों ध्यान से पढ़ते जाना और मैं आपको बता रहा हूँ इनके प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाते जाना। एक ही वीडियो में आपके सभी उद्योग कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो देश का पहला कागज कारखाना श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1832 में किया गया था। श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था। श्रीरामपुर कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। देश का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ पर है? तो टीटागढ़, पश्चिम बंगाल में है। स्वतंत्र भारत का पहला अखबारी कागज कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो नेपानगर, जो कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है, 1947-48 में स्थापित किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला अखबारी कागज कारखाना बुरहानपुर मध्य प्रदेश के नेपानगर में 1947-48 में खोला गया था। बात की जाए कि अखबारी कागज के अन्य कारखाने कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं, तो द मैसूर पेपर मिल, नाम से ये स्पष्ट हो रहा है मैसूर, तो मैसूर कर्नाटक में। द हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, जो कि केरल में है। तो याद रखोगे कि द हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल कौन से राज्य में है? केरल में है। इसके बाद बात की जाए जो भारत का मुख्य कागज उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है, क्योंकि देख ही रहे हो आप सबसे पहले जो कागज उद्योग के कारखाने वह कहाँ पर स्थापित किए गए थे? पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए थे। ये था आपका कागज उद्योग। कागज उद्योग के बारे में बात करते हैं चीनी उद्योग। इनको दोस्तों ध्यान से पढ़ते जाना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। जो चीनी उद्योग है वह कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योग में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग दूसरा बड़ा उद्योग है। पहला आपका कौन सा था? सूती वस्त्र उद्योग था, जिसमें सर्वाधिक मजदूर लगे हुए थे। उसके बाद ये कृषि आधारित उद्योग में चल रहे हैं। सूती वस्त्र उद्योग कह लो आप, चाहे चाहे चीनी उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग है। ठीक है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा आता है? तो सेकंड आता है, भारत दूसरे स्थान पर है। अगर बात की जाए कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर ब्राजील है। तो याद रखोगे आप कि विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान आता है। पहले स्थान पर कौन है? तो ब्राजील है। जबकि चीनी की खपत में भारत का प्रथम स्थान है, क्योंकि अपने यहाँ पर चाय सबसे ज़्यादा बनती है। शक्कर से ही तो बनती है ना चाय, चाय मतलब शक्कर। तो भारत चाय की खपत में प्रथम स्थान पर है, उत्पादन में तो दूसरे स्थान पर है। चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। बात की जाए कि सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ पर हैं, तो महाराष्ट्र में है, जो कि 134 चीनी मिलें हैं। इसी के कारण चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। अगर गन्ना उत्पादन में बात की जाए, तो क्यों गन्ना से ही तो चीनी बनाई जाती है ना, तो गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। लेकिन जो गन्ना रहता है उत्तर प्रदेश का, वह अधिकांश कहाँ चला जाता है? महाराष्ट्र के लिए चला जाता है, जिसके कारण चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। चीनी उद्योग के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट उद्योग। तो प्रथम सीमेंट मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? चेन्नई में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? तो 1904 में स्थापित की गई थी। बात की जाए कि प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। और एसोसिएटेड कंपनी की स्थापना, एसीसी की स्थापना कब होती है? तो 1934 में की गई थी। इसके बाद संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग, जिसमें देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। तो संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग में हैवी इंजीनियरिंग एंड मशीन टूल्स, जिसके अंतर्गत जो भेल के अंतर्गत कारखाने आते हैं कौन से? पिपलानी भोपाल में, हैदराबाद में तेलंगाना, हरिद्वार में उत्तराखंड और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। ये कौन से उद्योग हैं? हैवी इंजीनियरिंग एंड मशीन टूल्स के भेल के अंतर्गत कार्य करने वाले कारखाने हैं। जिसमें और भी हैं रानीपेट तमिलनाडु में, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में, झांसी उत्तर प्रदेश में और बेंगलोर कर्नाटक में। भेल भी एक महारत्न कंपनी है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी तथा मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। ये भेल के अंतर्गत कार्य करने वाले कारखाने हैं। और कौन से कारखाने हैं? तो हैवी इंजीनियरिंग एंड मशीन टूल्स के कारखाने। वर्तमान चेयरमैन ये अपडेट नहीं है, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना 2025 के अकॉर्डिंग कि भेल के अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है। इसके बाद में बात की जाए कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय रांची झारखंड में स्थापित है। एचएमटी
हैवी मशीन टूल्स, तो HMT हैवी मशीन टूल्स के अंतर्गत पिंजौर हरियाणा, कालमासेरी केरल, बेंगलोर कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना, ये HMT हैवी मशीन टूल्स के अंतर्गत कार्यरत प्रमुख उद्योग हैं, केंद्र हैं। इसके बाद बात करते हैं रेलवे उपकरण उद्योग, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ना दोस्तों इसको भी। तो रेलवे उपकरण उद्योग, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि चितरंजन पश्चिम बंगाल में है और यह किसके लिए विख्यात है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन कहाँ पर बनाए जाते हैं, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाते हैं, जो कि चितरंजन पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, तो यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, जो रेलवे के डीजल इंजन हैं, तो रेलवे के डीजल इंजन कहाँ पर बनाए जाते हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाते हैं। इसके बाद टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जो कि जिसको टाल्को बोलते हैं, जमशेदपुर झारखंड में है। यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, तो मीटर गेज के इंजन बनाए जाते हैं। तो मीटर गेज के इंजन कहाँ पर बनाए जाते हैं, टाल्को में, जमशेदपुर झारखंड में बनाए जाते हैं। बात करते हैं रेलवे कोच कारखाने, तो इनको भी देख लेते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो पेरम्बूर तमिलनाडु में है। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। और रेलवे कोच फैक्ट्री लालगंज रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। ये याद रखोगे। रेलवे व्हील एंड एक्सल बनाने का कारखाना, तो रेलवे व्हील एंड एक्सल बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित है, तो बेंगलोर में स्थापित है। रेलवे उद्योग के बाद अब बात करते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। तो मोटर गाड़ी, जिसके लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, एक साइड आपका उद्योग है और दूसरी साइड आपके प्रमुख केंद्र हैं। तो यहाँ पर आप देखना मारुति उद्योग, तो मारुति उद्योग कहाँ पर स्थापित है, गुड़गांव हरियाणा में स्थापित है। हिंदुस्तान मोटर्स कोलकाता में बनाई जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन निकाल के आते हैं, देखे होंगे आपने परीक्षाओं में। जो हिंदुस्तान मोटर्स है यह किस ग्रुप की है, तो सीके बिरला ग्रुप की है। एम्बेसडर्स कार हिंदुस्तान मोटर्स की है। तो एम्बेसडर कार किसकी है, हिंदुस्तान मोटर्स की है। और जो हिंदुस्तान मोटर्स है वह कौन से ग्रुप का है, सीके बिरला ग्रुप का है। कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड पुणे में है। एस्कॉर्ट्स कंपनी लिमिटेड ये कहाँ पर है, तो यह फरीदाबाद हरियाणा में है। बजाज ऑटोमोबाइल पुणे में है। हीरो साइकिल्स लुधियाना पंजाब में है। हीरो साइकिल्स कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो पंजाब में बनाए जाते हैं। एटलस साइकिल्स, तो यह है सोनीपत हरियाणा में बनाए जाते हैं। मित्सुबिशी आयसर ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो पीतमपुर मध्य प्रदेश में बनाए जाते हैं। काइनेटिक पुणे में बनाए जाते हैं। टेम्पोट्रिक्स पुणे में बनाए जाते हैं। और अशोक लीलैंड कहाँ पर बनाए जाते हैं, चेन्नई में बनाए जाते हैं। जो अशोक लीलैंड है यह किस ग्रुप की है, तो हिंदुजा ग्रुप की है, क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा बोलेरो स्कॉर्पियो XUV 500 यह कहाँ पर है, तो यह पुणे में है। और टाटा मोटर्स कहाँ पर, मुंबई में है। जो टाटा मोटर्स के संस्थापक थे वह कौन थे, JRD टाटा थे। वर्तमान चेयरमैन ये मैंने अपडेट नहीं किए हैं, तो ये आप जरूर बताना कि वर्तमान में अभी चेयरमैन कौन है। इसके बाद बात करते हैं, ये तो देश के थे। अगर बात की जाए कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार ब्रांड, तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार ब्रांडों की बात की जाए तो सबसे पहले विश्व की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी कौन सी है, तो टोयोटा है। विश्व की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी कौन सी है, टोयोटा है। कहाँ पर है स्थापित, तो जापान में स्थापित है। हुंडई, तो यह दक्षिण कोरिया की है, जैसे कि i10 और i20 इसके द्वारा गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। ऑडी ये तो ब्रांड है, जानती होगी आप, जर्मनी का। BMW जर्मनी का। मर्सिडीज बेंज जर्मनी का। वॉक्सवैगन वेंटो जर्मनी के। ये बहुत ही ज़्यादा एकदम रॉयल ब्रांड हैं। जैसे पोर्स तो जर्मनी, फरारी इटली, फोई USA, जगुआर और लैंड रोवर ये ब्रिटेन के हैं। जो जगुआर और लैंड रोवर हैं, इन ब्रांड्स को 2008 में जो भारत की टाटा मोटर्स थी इन्होंने अधिकृत कर लिया था। तो ये आप याद रखोगे कि जगुआर और लैंड रोवर को टाटा ग्रुप के द्वारा कब
अधिकृत किया गया था? तो 2008 में स्थापित अधिकृत किया गया था। और ये कहाँ के ब्रांड थे? तो ब्रिटेन के ब्रांड थे। इसके बाद रोल्स रॉयस, बेंटले और रेंज रोवर ये कहाँ की हैं? तो ये भी ब्रिटेन की हैं। और लैम्बोर्गिनी कहाँ की है दोस्तों? इटली की है। ये थे आपके मोटर्स ऑटोमोबाइल उद्योग। इसके बाद बात करते हैं जहाज निर्माण उद्योग, पोत निर्माण, इसको भी जान लेते हैं। तो सरकारी क्षेत्र की जहाज निर्माण इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड सीधे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम में है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, गोवा में है। इसके बाद मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में है। और यहीं पर भारतीय नौसेना के लिए पोतों का निर्माण किया जाता है। तो भारतीय नौसेना के लिए पोतों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में किया जाता है। गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड जो कि कोलकाता में है, याद रखोगे। इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट उद्योग कौन सा है आपका? वायुयान उद्योग। तो वायुयान उद्योग में देख लेते हैं। मैंने कहा था आपके एक ही वीडियो में सभी उद्योग कंप्लीट करवा दूंगा। यह उद्योग पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण में है। तो पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण में उद्योग कौन सा था? वायुयान उद्योग था। अभी नहीं है क्योंकि अभी टाटा ग्रुप ने थोड़े बहुत ग्रुप अपने यहाँ अधीन कर लिए हैं। बात की जाए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब कि हाल कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में। यहाँ पर हवाई जहाज निर्माण तथा उसके उपकरण बनाए जाते हैं। तो हवाई जहाज के निर्माण तथा उससे संबंधित उपकरणों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? हाल के अंतर्गत बेंगलुरु में किया जाता है। बेंगलुरु में ही भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML स्थित है, जहां विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा हाई पावर डीजल इंजन बनाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और हाई पावर डीजल इंजन कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML बेंगलुरु के अंतर्गत बनाए जाते हैं। ये था आपका कौन सा उद्योग? वायुयान उद्योग। अब वायुयान उद्योग की बात करते हैं प्रमुख तेल शोधन कारखाने मतलब कि ऑयल रिफाइनरी। तो वर्तमान में देश में कितनी ऑयल रिफाइनरी हैं? 21 हैं, जिनमें से 17 सरकारी हैं, गवर्नमेंट की हैं, एक संयुक्त उपक्रम की है और 3 कैसी हैं? प्राइवेट सेक्टर मतलब कि निजी क्षेत्र की हैं। तो एक साइड तेल रिफाइनरी और दूसरी साइड राज्य। ये इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़ना, पूछी जाती हैं। सबसे पहले असम की बात करते हैं। तो गुवाहाटी, नुमालीगढ़, नूनामती, बोंगईगांव और डिगबोई ये सभी कहाँ पर हैं? ये सभी असम में हैं। इसमें आप ट्रिक भी याद रख सकते हो, गुनूनू बोडी। ठीक है, गुवाहाटी, नुमालीगढ़, इसके बाद नूनामती, बोंगईगांव और डिगबोई। जो डिगबोई है यह भारत की पहली तेल रिफाइनरी है। तो भारत की पहली तेल रिफाइनरी कौन सी है? डिगबोई है। यह रिफाइनरी अपने तेल क्षेत्र से सर्वाधिक निकट है। तो अपने तेल क्षेत्र से सर्वाधिक निकट रिफाइनरी कौन सी है? डिगबोई है, जो कि भारत की पहली तेल रिफाइनरी थी। इसने उत्पादन कब से आरंभ किया था? तो डिगबोई ने 1901 से उत्पादन प्रारंभ किया था। इसके बाद हल्दिया, यह भी तेल रिफाइनरी है जो कि पश्चिम बंगाल में है। मथुरा उत्तर प्रदेश में है, तो आपको आसानी से याद रहेगी। जो मथुरा रिफाइनरी है यह ताजमहल को प्रदूषित कर रही है। और इसकी जांच के लिए जो गठित समिति थी वह कौन सी थी? वरदराजन। तो मथुरा रिफाइनरी की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? वरदराजन समिति गठित की गई थी। यह क्या कर रही है? तो ताजमहल को प्रदूषित कर रही है। ताजमहल को कौन सी रिफाइनरी प्रदूषित कर रही है? तो मथुरा रिफाइनरी प्रदूषित कर रही है। इसके बाद पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, बरौनी कहाँ पर है? बरौनी तो बिहार में है। और तातीपाका कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद नेपापट्टनम तमिलनाडु में है, कोच्चि केरल में है, मनाली चेन्नई तमिलनाडु में है। ये तेल रिफाइनरी हैं। कोयली कहाँ पर है? गुजरात में। यह सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, जबकि देश में इसका स्थान दूसरा है। अगर सरकारी बात की जाए तो सरकारी के स्थान पर यह प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट स्थान पर है। और अगर बात की जाए कि देश में, तो देश में इसका दूसरा स्थान है, क्योंकि जो रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड है
यह पहले स्थान पर आती है। तो सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? कोयली कंपनी है, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। और ओवरऑल बात की जाए तो यह कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर आती है। पहले स्थान पर कौन आती है? तो पहले स्थान पर रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, जो कि जामनगर गुजरात में है। देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, परंतु यह निजी क्षेत्र की है, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत कार्य कर रही है। इसके बाद पानीपत, जो कि करनाल हरियाणा में है। आगा सौध बीना सागर में, जो बीना सागर वाली आगा सौध है, यह कौन से देश के सहयोग से स्थापित की गई थी? ओमान के सहयोग से स्थापित की गई थी। कब की गई थी? तो मई 2011 में की गई थी। यह तेल रिफाइनरी किसके अंतर्गत कार्य कर रही है? तो बीपीसीएल के अंतर्गत कार्य कर रही है। सर्वाधिक तेल रिफाइनरी 8 भारतीय तेल निगम आईओसी के अंतर्गत हैं। तो आईओसी के अंतर्गत कौन कौन सी तेल रिफाइनरी हैं? डिगबोई, नूनामती, बरौनी, कोयली, हल्दिया, मथुरा, पारादीप और पानीपत। यह सभी किसके अंतर्गत कार्य कर रही हैं? आईओसी, भारतीय तेल निगम के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। आईओसी भी एक महारत्न कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। इसके वर्तमान चेयरमैन आप कमेंट में बताना, क्योंकि ये अपडेट नहीं किए हैं मैंने अभी वर्तमान चेयरमैन। आप सभी को ये कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और अगर ये आपको सेक्शन अच्छा लगता है तो आप बताना, तो मैं एक वीडियो आपको महारत्न कंपनी पर और साथ ही आपको ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। अब बात कर लेते हैं अन्य उद्योगों की। ये आपके कंप्लीट होते हैं। अन्य उद्योग भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एक साइड आपका अन्य उद्योग है, दूसरी साइड प्रमुख केंद्र है। तो चमड़ा उद्योग के लिए कौन कौन से प्रमुख केंद्र जाने जाते हैं? कानपुर, आगरा और चेन्नई। ये प्रमुख 3 चमड़ा उद्योग के लिए फेमस हैं। इसके बाद खेल सामग्री कहाँ पर बनाई जाती है? तो जालंधर पंजाब में बनाई जाती है। कांच उद्योग के लिए कौन विख्यात है? तो फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। पीतल उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद प्रसिद्ध है। इत्र उद्योग के लिए कन्नौज उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़, पता ही होगा आपको। पटाखा उद्योग के लिए शिवकाशी तमिलनाडु फेमस है। कैन उद्योग के लिए सहारनपुर उत्तर प्रदेश। पश्मीना शाल उद्योग के लिए जम्मू कश्मीर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। गलीचा उद्योग के लिए श्रीनगर और हैदराबाद 2 जाने जाते हैं। हीरा तराशने का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो सूरत में है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके भारत के उद्योग, जो कि एक ही वीडियो में कंप्लीट होते हैं। अगर उद्योगों से क्वेश्चन बनेगा तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप सभी के लिए सेक्शन अच्छा लगता है तो सेक्शन को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं जल्द ही आपको उस टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।